हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी सर और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, जैसा कि आप रोजाना की क्लास ऑनलाइन देखते हैं और आज का जो हमारे ऑनलाइन क्लास का पार्ट्स रहेगा वो बायोलॉजी के संबंधित ह्यूमन सिस्टम के बारे में रहेगा, मानव तंत्र के बारे में रहेगा। तो विद्यार्थियों, सभी इस बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को या इन क्लासों को अटेंड कर रहे हैं उन विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा कि हमारे बायोलॉजी वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास का लोग लाभ ले सकें। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ह्यूमन सिस्टम के बारे में रहेगा कि ह्यूमन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक का नाम रहेगा ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम विद्यार्थियों, ह्यूमन सिस्टम का मतलब होता है मानव तंत्र। मानव तंत्र आपने विद्यार्थियों पढ़ा होगा कि जब किसी भी सजीव का निर्माण होता है तो वो निर्माण एक सूक्ष्म इकाई के द्वारा होता है और उन सूक्ष्म इकाई को या संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है और उस क्रियात्मक इकाई को हम बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। कोशिका जिसको बोलते हैं सेल। ध्यान देना कि सजीवों की सबसे सूक्ष्म इकाई यदि माना जाए तो वो कोशिका है, सेल है। और विद्यार्थी ध्यान देना कि कोशिका बहुत सारी होती है, लेकिन एक समान कोशिकाएं मिल करके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं, और उत्तक एक समान उत्तक मिलकर के अंश बनाते हैं, ऑर्गेन्स बनाते हैं, और ये बहुत सारे अंग मिलकर के एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और ये बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के एक सजीव का शरीर का निर्माण करते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि आज जो हम ये पढ़ रहे हैं, मानव तंत्र पढ़ रहे हैं, इस मानव तंत्र को हम अंग तंत्र में सम्मिलित करते हैं और वो हम तंत्र पढ़ रहे हैं मानव तंत्र का। तो विद्यार्थी ध्यान देना कि मानव के अंदर अनेक प्रकार के तंत्र होते हैं। यदि मुख्य तंत्रों की बात करें हम तो सबसे पहला आपका आता है डाइजेस्टिव, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे मोस्ट 7-8 परिसंचरण तंत्र होते हैं। जनन तंत्र, ठीक है ना, अस्थि तंत्र, लसिका तंत्र, समन्वय, तंत्रिका तंत्र, बहुत सारे ऐसे तंत्र है। और उन सभी तंत्रों में से आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, रक्त एंड परिसंचरण तंत्र। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। और विद्यार्थियों ध्यान देना, इसका यदि अंग्रेजी में इसकी मॉरल देते हैं तो इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। विद्यार्थियों ध्यान देना, प्रत्येक सिस्टम हमारे जीवन या हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण रखता है। चाहे श्वसन हो, चाहे पाचन हो, चाहे जनन हो, चाहे उत्सर्जन हो, चाहे अन्य जो भी तंत्रिका तंत्र वगैरह हो, वो सभी के सभी सिस्टम होते हैं हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि किसी भी मनुष्य के शरीर के अंदर विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट अंगों का निर्माण होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मनुष्य जो मानव होता है वो एक बहुकोशिकीय या मल्टी सेल्यूलर होता है, और मल्टी सेल्यूलर होने के कारण इनकी कोशिकाओं के अंदर होता है वो लेबर डिवीजन होता है, श्रम विभाजन होता है। और श्रम विभाजन का मतलब है कि ये कोशिकाएं अपने समूह में रह करके अंग से मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और यही अंग तंत्र हमारे को एक विशिष्ट कार्य करने में प्रेरित करते हैं। जैसे विद्यार्थियों, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि पाचन तंत्र की बात करें, हम पाचन तंत्र की बात करें तो डाइजेस्ट सिस्टम का मतलब होता है कि इसके अंदर हमारा जो जितना भी जो भोजन कार्य संबंधित होता है, न्यूट्रिशन वगैरह होता है, उन भोजन का पाचन इसी पाचन तंत्र के द्वारा होगा।
यदि श्वसन तंत्र की बात करें तो जो भी जितनी भी श्वसन क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण करना, CO2 का उत्सर्जन करना, ये बहुत सारे जो सिस्टम में होते हैं वो एक विशिष्ट कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार जो श्वसन तंत्र होता है वो श्वसन तंत्र भी श्वसन प्रणाली को क्या करता है, पूर्ण करता है। तो उसी प्रकार एक हमारा आता है परिसंचरण तंत्र, वो आज हमारा रहेगा मुख्य टॉपिक। परिसंचरण तंत्र क्या होता है तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो परिसंचरण का मतलब होता है, विद्यार्थियों ध्यान देना, कि बहुकोशिकीय जीव अनेक विभिन्न पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों, गैसों या अन्य हार्मोन्स का परिवहन करते हैं। और उस परिवहन करने के लिए जो तंत्र होता है, जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो एक परिवहन का कार्य करता है, लाने ले जाने का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न पदार्थों को जीवों के अंदर, बहुकोशिकीय जीवों के अंदर विभिन्न पदार्थों में विद्यार्थियों ध्यान देना कि इसमें आपके पोषक तत्व भी आएंगे। पोषक तत्व, उत्सर्जी पदार्थ जो उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, ऑक्सीजन, CO2 या कुछ हार्मोन्स इत्यादि, इन सभी का क्या होता है, परिवहन होता है। परिवहन का मतलब होता है लाना ले जाना। ठीक है ना विद्यार्थियों, ध्यान रखना, लाना ले जाना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, क्योंकि शरीर के अंदर विभिन्न कोशिकाएं और उत्तक होते हैं, और उन उत्तकों के अंदर ये जो हार्मोन्स, पोषक तत्व, ऑक्सीजन, CO2 को बाहर निकालना, ये उनको लाने ले जाने के लिए एक रास्ता होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, और वो आपका सिस्टम रहेगा परिसंचरण तंत्र। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रखना कि इस परिसंचरण तंत्र के आगे रक्त क्यों जुड़ता है, क्योंकि इन सभी पदार्थों को लाने ले जाने का कार्य करेगा तो वो रक्त के द्वारा होगा, रक्त के अलावा संपन्न नहीं होता है। तो विद्यार्थियों आज हम रक्त परिसंचरण पढ़ेंगे। परिसंचरण क्या, विभिन्न पदार्थों के जैसे पोषक है, उत्सर्जी, O2, CO2, हार्मोन्स आदि का परिवहन या लाना ले जाना। ठीक है ना। तो ऐसे सिस्टम को हम किस नाम से जानेंगे, परिसंचरण तंत्र के नाम से जानेंगे। विद्यार्थियों ध्यान देना कि इस परिसंचरण तंत्र की सबसे पहले यदि खोज की बात करें, ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने ये सुझाव दिया या इस तंत्र के बारे में अध्ययन किया, तो वो आपके वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे। विद्यार्थियों ध्यान रखना, कई बार ये सवाल जरूरी नहीं है कि आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, ये हर किसी में आता है, क्योंकि जनरल साइंस के अंदर अधिकांश सवाल जहाँ से भी सिस्टम से उठते हैं तो उनके आविष्कारकर्ताओं के नाम पूछते हैं, उसकी जनक के नाम पूछते हैं, और विशेष बातें उसके सन वगैरह पूछते हैं। तो याद रखना, उसी प्रकार परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले थे वो विलियम हार्वे थे। विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये विलियम हार्वे ने इस परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया, और परिसंचरण तंत्र का निर्माण भी मुख्यतः 3 भागों से मिलकर के बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि परिसंचरण मुख्यतः 3 भागों से मिलकर के बना है, या 3 अंगों से मिलकर के बना है, 3 अंग। अब उसमें विद्यार्थियों कौन कौन से 3 अंग होते हैं, क्योंकि ध्यान देना कि तंत्र होते हैं वो विभिन्न अंगों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे मैं कह देता हूं कि पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र के अंदर हमारे पाचक ग्रंथियां और आहार नाल दोनों तंत्र मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं। यदि श्वसन की बात करें तो नासा, गुहा, कंठ, श्वास नली, फेफड़े, कूपिकाएं, बहुत सारे ऐसे अंग मिल करके एक श्वसन तंत्र का निर्माण किया। तो याद रखना विद्यार्थियों, परिसंचरण तंत्र के भी 3 अंग होते हैं, और वो मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, परिसंचरण तंत्र के अंदर सबसे पहला जो होगा वो आपका रक्त होगा, जिसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में ब्लड। ठीक है ना, और हमारी भाषा में इसको रक्त, रुधिर के नाम से भी जानते हैं, खून के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो आपका अंग होगा वो होगा हार्ट, हृदय, जिसको बोलते हैं हृदय। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये जो मोस्ट बातें हैं ये हमारे जीवन संबंधित भी है और दैनिक जीवन शैली के अंदर भी ये सम्मिलित है। और तीसरा जो आपका रहेगा वो रहेगा रुधिर वाहिकाएं, या इसको रुधिर नलिकाएं भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है ना। विद्यार्थियों ध्यान देना
ये मुख्यतः 3 अंगों से मिलकर के बना हुआ है। रक्त परिसंचरण, और रक्त परिसंचरण के अंदर पहला जो पार्ट्स रहेगा आपका रहेगा रक्त, कि रक्त क्या होता है, ब्लड क्या होता है, खून क्या होता है, इसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि रक्त क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग लगाते हैं रक्त, जिसको हम सामान्य तौर पे इसको कभी कभी इंग्लिश में ब्लड के नाम से भी जानते हैं, और ब्लड के अलावा इसका दूसरा नाम रुधिर भी होता है। रुधिर के अलावा इसको हम एक और नाम से जानते हैं, खून के नाम से भी जानते हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो चीजें होती है, ये अलग अलग जो अंग होते हैं, ये अलग अलग अंगों का क्या कार्य होता है। खून भी अलग अलग भागों से मिलकर के बना है। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं खून के बारे में, रक्त के बारे में, कि रक्त, सबसे पहले रक्त किस प्रकार, किस ऊतक से बना होता है, सामान्य व्यक्ति के अंदर कितना रक्त पाया जाता है, उसका पीएच मान क्या होता है, वो किस रसायन प्रकृति के होते हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसका निर्माण कहाँ होता है, छोटों में निर्माण कहाँ होता है, बड़ों में निर्माण कहाँ होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस प्रकार का होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रक्त होता है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अब ध्यान देना, कभी कभी पूछ देते हैं कि बताओ रक्त के अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट है कि रक्त किस प्रकार के रसायन का होता है। रसायन जिसमें अम्लीय, क्षारीय या फिर साल्ट, लवणीय होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रक्त एक हल्का क्षारीय माध्यम है। हल्का बेस क्षारीय माध्यम है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि जब क्षारीय है तो इसका पीएच मान भी होना चाहिए स्वाभाविक रूप से। तो ध्यान देना, पीएच स्केल के अंदर यदि इसका मान देखा जाए तो सामान्यतः रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो रक्त होता है, इस रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि यदि एक वयस्क व्यक्ति है या एक वयस्क मानव है तो उसके अंदर इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा, ठीक है ना, इसके अंदर इसका निर्माण होता है। इसको यदि हम अंग्रेजी में कहना चाहते हैं तो इसका होगा रेड बोन मैरो, ठीक है ना। तो विद्यार्थी ध्यान देना कि जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसके अंदर जो रक्त का निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। रही बात यदि हम कह सकते हैं कि शिशु, जो बच्चे उत्पन्न होते हैं और बच्चे के जो उम्र बाल्यावस्था में होती है या वो शिशु से 12 महीने तक रहता है, तो उसको अंदर जो इस रक्त का निर्माण होगा वो पलिया में होगा। किस में होगा? पलिया में होगा। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो अस्थि, लाल अस्थि मज्जा क्या होता है, तो हम बात करते हैं कि जैसे एक हड्डी होती है, ठीक है ना, इस प्रकार की एक हड्डी मान लेते हैं। तो इस हड्डियों के अंदर हड्डियां हमेशा बीच में से क्या होती है? खोखली होती है। क्या होती है? खोखली होती है बहुत सारे, जिसमें क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, इंटर सेल होते हैं, अंतरकोशिकीय होते हैं, और उसी के अंदर इस पोषक तत्व पदार्थों का परिवहन होता है, जिसमें रुधिर भी होता है, रुधिर का निर्माण भी होता है। तो ऐसे जो हड्डियों के बीच का भाग जो खोखला होता है और उसके अंदर एक रसावर्ण या फिर हार्मोन्स होते हैं और वो जो रुधिर का निर्माण करते हैं, इसमें ब्लड का निर्माण होता है। और विद्यार्थियों शिशु के अंदर हमेशा याद रखना कि रक्त का निर्माण पलिया में होता है। किस में होता है? पलिया में होता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये सामान्य व्यक्ति के अंदर रुधिर कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति होता है और उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर सामान्यतः ये लगभग 5 से 6 लीटर, एक व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है, उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कुल लीटर का मतलब कुल कितना मात्रा में रक्त पाया जाता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कम से कम 5 से 6 लीटर रुधिर या खून पाया जाता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि अब इसके बाद हम सीधी सी बात करते हैं कि ये जो रक्त होता है, इन रक्त का कार्य क्या होता है, ये रक्त क्या काम करते हैं, रक्त का वर्कआउट या रक्त का
कार्य है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, मुख्यतः हम बात कर रहे हैं, फिर भी आगे चर्चा करेंगे इसके अलग अलग पार्ट्स में। तो रक्त का मुख्य कार्य होता है कि पोषक पदार्थों का परिवहन करना, पोषक पदार्थों का परिवहन करना, पोषक पदार्थों का परिवहन करना। विद्यार्थियों ध्यान देना कि जो हम भोजन खाते हैं और भोजन खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर आहार नाल के द्वारा डाइजेशन होता है और वहां से छोटी आंत के द्वारा देहग्रोम या रसांकुर के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है, ग्लूकोज के रूप में स्टोरेज रहता है, और वो भोजन जब शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है तो ध्यान देना कि उसको पहुंचाने के कार्य जो होगा वो इस रक्त का होगा। तो पोषक पदार्थों का परिवहन करना। दूसरा विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये ऑक्सीजन और CO2, हमेशा विद्यार्थियों ध्यान रखना कि ये जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ विलयशील होकर के शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचता है। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन व CO2 का भी परिवहन करता है, ऑक्सीजन व CO2 का भी परिवहन करता है। और तीसरा विद्यार्थी ध्यान रखना कि रक्त हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, शरीर का तापमान, शरीर का तापमान हमेशा क्या रखता है, कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है। शरीर का तापमान है ना विद्यार्थियों, शरीर का तापमान हमेशा कंट्रोल में रखता है। ठीक है ना। अब ध्यान देना विद्यार्थियों कि इसका जो पहला कार्य वो था पदार्थ, पोषक पदार्थों का परिवहन, पोषक पदार्थों कुछ मिस हो गया, पोषक पदार्थों का परिवहन, और दूसरा था आपके O2 व CO2 का परिवहन, और तीसरा था शरीर का तापमान नियंत्रण करना, शरीर का तापमान नियंत्रण करना। और चौथा जो आपका रहेगा कार्य, रुधिर का कार्य, वो रहेगा कि हमारे शरीर के अंदर बाहरी पत्तीजन होते हैं, शरीर के अंदर बाहरी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्षमता या संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि बाह्य प्रतिजनों से सुरक्षा करना। विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये मुख्यतः 4 होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। इसमें रक्त का थक्का भी जमता है, रक्त कुछ ऐसे उपापचयी पदार्थों का भी हार्मोन्स है, एंजाइम वगैरह बहुत सारे हैं, मुख्य कार्य ये होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पदार्थ रक्त होते हैं, रक्त के अंदर किस प्रकार के कितने भागों से मिलकर के बना है। तो हम एक रक्त का वर्गीकरण करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि रक्त होता है वो मुख्य 2 भागों से मिलकर के बना होता है। और पहला जो भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। कौन सा होता है, प्लाज्मा। और दूसरा जो ये प्लाज्मा द्रव अवस्था में होता है, और दूसरा द्रव, और ये दूसरा जो आपके होगा कोशिकाएं, या जिसको कणिकाएं नाम से भी जानते हैं। कोशिकाएं, क्या इसको हम कणिकाओं के नाम से भी जानते, कणिकाएं। तो विद्यार्थी ध्यान देना कि रक्त मुख्यतः 2 भागों से मिलकर के बना है, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है कोशिकाएं। अब ध्यान देना विद्यार्थियों कि ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा कुल रक्त का कितने प्रतिशत भाग रक्त का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो 100% रक्त बनता है, वो 100% में से 55%, 55% रुधिर का निर्माण इस प्लाज्मा के द्वारा होता है। रुधिर का निर्माण किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है। अब विद्यार्थी ध्यान देना कि ये जो प्लाज्मा है ये सदैव रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं होता है। ये एक द्रव्य पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, द्रव्य पदार्थ। और मुख्य बात याद रखना विद्यार्थियों कि इस प्लाज्मा के अंदर बोराणु प्रतिशत होते हैं, वो आपके जल की मात्रा होती है, वाटर होता है। और उसमें विद्यार्थियों ध्यान देना कि 8% है वो आपके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कौन से होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। अब ध्यान देना कि जो 8% है वो आपके कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, उसके अलावा और भी कुछ होते हैं, बहुत होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें आपका एक तो होता है ग्लोब्यूलिन, दूसरा होता है एल्ब्यूमिन,
मीन, और तीसरा होता है फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन। विद्यार्थियों, इस प्रोटीन का निर्माण यकृत के अंदर, लिवर के अंदर होते हैं। ये सभी जो प्रोटीन्स होते हैं ये लिवर के द्वारा निर्मित होते हैं, लिवर से इसका निर्माण होता है। तो याद रखना विद्यार्थियों, प्लाज्मा एक कुल रुधिर का 55% निर्माण करता है। ये रंगहीन होता है, इसमें 92% जल होता है और 8% कार्बन और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और कुछ एक इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जिसमें ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। तो ये विद्यार्थियों इस प्लाज्मा के अंदर होते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिकाओं या कणिकाएं। तो विद्यार्थियों, दूसरा जो रक्त का भाग होता है, ये कणिकाएं या कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी विद्यार्थियों होती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रथम आपकी होगी, आपने नाम कई बार सुना होगा, आरबीसी। कौन सी होती है? आरबीसी। दूसरी आपकी होती है डब्ल्यूबीसी। और तीसरी आपकी जो रहेगी वो रहेगी प्लेटलेट्स। कौन सी रहेगी? प्लेटलेट्स। ठीक है ना। तीसरी जो रहेगी वो रहेगी प्लेटलेट्स। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि आरबीसी का कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ लेते हैं कि बताइए हिंदी में इसका पूरा नाम क्या होता है, अंग्रेजी में इसका पूरा नाम क्या होता है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि इसको इंग्लिश में यदि पूर्ण फुल फॉर्म कही जाए तो इसका होता है रेड ब्लड सेल। और इसका हिंदी में नाम होगा लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कोशिका भी बोलते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, या इसको हम बोल सकते हैं सफेद रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, सफेद रक्त कणिका या कोशिका भी बोलते हैं। ठीक है ना। कार्पल्स जो कणिकाओं का नाम होता है। और तीसरा जो आपका होता है प्लेटलेट्स, इसको हम बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थियों, इसका एक वैज्ञानिक नाम और भी होता है। जैसे आरबीसी होता है तो आरबीसी को कई बार इरिथ्योसाइट भी बोलते हैं, इरिथ्योसाइट्स। ठीक है ना। और दूसरा जो आपका डब्ल्यूबीसी होगा उसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और जो आपका तीसरा जो प्लेटलेट्स होता है उसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये भी आप काफी इंपॉर्टेंट नाम है। कई बार इसको पूछे भी जाते हैं कि बताइए रेड ब्लड सेल को क्या कहते हैं। ऑप्शन आ जाता है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, रेड ब्लड सेल होता है उसको हमेशा इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि हम इस कोशिकाओं को एक एक करके, इन कणिकाओं को एक एक करके हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि रक्त 2 भागों से मिलकर के बना है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है कोशिकाएं। प्लाज्मा में हमेशा याद रखना 55%। और एक विशेष बात ये भी याद रखना कि 100 में से जब 55 निकाल लेते हैं तो 45% रुधिर का निर्माण होगा, वो आपकी कोशिकाओं के द्वारा होगा। 45 और 55 मिलकर के कुल 100% रुधिर का निर्माण करते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, अगला जो टॉपिक हमारा पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा कि कोशिकाएं और कणिकाएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो अब हम बात करते हैं कोशिकाओं की, कोशिकाएं या कणिकाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी की। ठीक है ना। आरबीसी। अब विद्यार्थी ध्यान देना कि आरबीसी है क्या, किस प्रकार की होती है, इसमें किस प्रकार की संरचना होती है, इसमें निर्माण इसका निर्माण किस में होता है, इसका जीवन काल कितना होता है, ये किस वर्ण की होती है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि आरबीसी एक गोलाकार तस्तरी नुमा होती है। इसकी आकृति तस्तरी नुमा। ठीक है ना। और विद्यार्थियों विशेष बात याद रखना कि इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, ये केंद्रक विहीन होती है। कैसी होती है? केंद्रक विहीन होती है। इसकी आकृति अनियमित भी होती है। कैसी होती है? अनियमित भी हो सकती है। अब विद्यार्थी ध्यान देना कि इसके अंदर विशेष बात, इसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। अब इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है कि लाल रंग की होती है। अब वर्णक होता है, कौन सा वर्णक होता है, ये लाल रंग क्यों होती है? तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन वर्णक होता है।
नामक प्रोटीन वर्णक होता है और इस प्रोटीन के कारण ये किस प्रकार की होती है, लाल रंग की होती है, या लाल वर्णक के कारण ये लाल रंग की होती है। कैसी होती है, लाल रंग की होती है। ठीक है ना, याद रखना विद्यार्थियों, काफी बार सवाल किया जाता है, पूछा जाता है कि बताइए आरबीसी किस वजह, किस कारण ये लाल होती है। तो याद रखना विद्यार्थियों, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण ये हमेशा आरबीसी होती है, वो लाल रंग की होती है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ठीक है ना। अब दूसरी बात, इसका जीवन काल कितना होता है, कि विद्यार्थियों ध्यान देना है कि ये 120 दिन औसत आयु इसकी होती है, 120 दिन ये जीवित रह सकती है। और इन तीनों कोशिकाओं में से सबसे बड़ा जीवन औसत काल होता है वो इस आरबीसी का ही होता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी का पीएच मान कितना होता है ये भी याद रखना मुख्य है। तो वैसे तो उसका रक्त का हमने बता दिया कि पीएच मान 7.4 होता है, लेकिन इसका पीएच मान विशेष तौर पे देखा जाए तो 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। और विद्यार्थी ध्यान देना कि पीएच स्केल के अंदर यदि देखा जाता है तो 0 से लेकर के 14 तक मान होते हैं। कितने होते हैं, 0 से लेकर के 14 तक। 7 से नीचे आने पर हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और जब 7 से ऊपर 14 की ओर जाते हैं तो आपके बेस जो सार के रूप में होते हैं। हमेशा याद रखना, जब 7 से 0 की ओर आएंगे तो प्रबल अम्ल होगा, और 7 से 14 की ओर जाएंगे तो प्रबल सारक होगा। लेकिन जो 7 वाला मुख्य बिंदु है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है, उदासीन होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, जल है, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, ये हमेशा उदासीन प्रकृति के होते हैं। इसका पीएच मान सदैव 7 रहता है, और जल में भी अशुद्ध जल होता है वो एकदम शुद्ध माना जाता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो आपकी आरबीसी होती है, इस आरबीसी का कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका एक शब्द में कहा जाए तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। किसका परिवहन करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है, क्योंकि ऑक्सीजन केवल और केवल इस आरबीसी के साथ ही घुलनशील होता है, विलयशील होता है। तो ये क्या करेगा कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करवाएंगे तो HbO2 के नाम से ये, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो ये विलयशील होकर के ये शरीर के एक अंग से विभिन्न अंगों तक पहुंचने का कार्य करते हैं। अब विद्यार्थी ध्यान देना कि ये तो आपकी हो गई, और एक बात ये भी याद रखना कि ये जो आरबीसी होती है, ये आरबीसी जो 45% रुधिर बनता है कणिकाओं के अंदर, उसमें लगभग जो आपका 99% है वो रुधिर इसी कणिकाओं के द्वारा ही बनता है। अब विद्यार्थी ध्यान देना, उसके अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, दूसरी जो रहेगी हमारी वो रहेगी WBC। और WBC का पूरा नाम हमने पढ़ लिया, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं। अब ध्यान देना कि श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, ये भी इसके अंदर मुख्यतः ये केंद्रक होता है। इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है ना। और रही बात इस सभी कणिकाओं में ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है ना, सबसे बड़ी कोशिका होती है। और दूसरा ध्यान देना कि इसकी आकृति केंद्रक होता है, फिर भी ये अनियमित होती है। कैसी होती है, अनियमित होती है। रही बात इसका जो रंग होता है वो रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। रंगहीन क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। हीमोग्लोबिन की क्या होती है, अनुपस्थिति, एब्सेंट होता है। इसी कारण इसका रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि इसका औसत आयु काल कितना होता है, तो इसका औसत आयु काल कहते हैं कि 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक होता है। अधिकतम, न्यूनतम यदि देखा जाए तो 10 दिन, और अधिकतम या 13 और 14 दिनों के भीतर इसकी जीवन काल समाप्त हो जाता है। ये इतने दिन तक ही जीवित होती है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो WBC होती है, इस WBC को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। याद रखना, कई बार पूछते हैं, मुख्य बात यही पूछते हैं कि बताइए WBC को किस नाम से जानते हैं, या WBC का क्या नाम है दूसरा, ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है, ल्यूकोसाइट्स। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो ल्यूकोसाइट या फिर WBC होती है, ये मनुष्य के शरीर में किस प्रकार का कार्य करती है, तो याद रखना कि ये प्रतिरक्षा
तंत्र को मजबूत बनाती है, या ये कह सकते हैं कि शरीर को बाहरी संक्रमण से रोकना या बाहरी संक्रमण से सुरक्षा करना, या इसका मुख्य कार्य एक लाइन में कहे कि संक्रमण से रक्षा करना, संक्रमण से रक्षा करना, ठीक है ना, रक्षा करना। अब संक्रमण क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं, बाहरी माइक्रो, ठीक है ना, माइक्रो मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। और सूक्ष्म जीव कई प्रकार के होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे एक बार कभी। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रोग के बारे में रहेगा, डिजीज के बारे में रहेगा कि रोग क्या होते हैं, रोग किस रोग वाहक से, किस रोग कारक से फैलते हैं, उसके उपचार और निदान, तो अगला टॉपिक वो रहेगा। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये आपका जो WBC होता है वो मुख्यतः संक्रमण से रक्षा करना या संक्रमण से सुरक्षा करना। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है। ये जो WBC होती है ये बहुत, ऐसा नहीं कि इसका क्लोज या चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है। WBC के अंदर कई पार्ट्स होते हैं। इनकी जो कणिकाएं होती है वो मुख्य 2 प्रकार की होती है, एक होती है कणिकाणु और दूसरी होती है अकणिकाणु। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, ये भी हम एक वर्गीकरण में आपको करके बता देता हूं कि WBC है। तो WBC में ध्यान देना विद्यार्थियों कि ये मुख्यतः 2 कणिकाओं से मिलकर के बनी है। एक है कणिकाणु, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा है अकणिकाएं, अकणिकाणु। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो कणिकाणु भी मुख्यतः 3 भागों में बांटी गई है। कौन कौन से 3 भाग है? तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रोफिल, दूसरा जो आपका भाग होगा वो होगा आपके इयोसिनोफिल, और तीसरा जो भाग होगा वो आपका रहेगा बेसोफिल। ये मुख्यतः 3 भागों में बांटी गई है कणिकाएं। अब ध्यान देना कि विद्यार्थियों न्यूट्रोफिल होता है, वो न्यूट्रोफिल इसकी कोशिकाएं सबसे अधिक होती है। और याद रखना ये सबसे मजबूत और प्रथम, कहने का मतलब है कि जब शरीर के ऊपर कोई भी बाहरी सूक्ष्म जीव हमला करते हैं तो सबसे पहले उस सूक्ष्म जीवों से हमला करने का काम, उसको रोकने का काम न्यूट्रोफिल का होता है। क्योंकि न्यूट्रोफिल एक महाभक्षक, जिसको बोलते हैं महाभक्षक, माइक्रोफेज, ऐसी अवस्था जो बाहरी सूक्ष्म जीवों को लड़ने में सक्षम होती है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि उसके बाद हम अकणिकाओं की बात करें तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये अकणिकाएं भी मुख्य 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है मोनोसाइट्स, ठीक है ना, और दूसरी आपकी होती है लिम्फोसाइट्स। विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये लिम्फोसाइट भी आपके मुख्य 3 भागों में बांटी गई है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, लिम्फोसाइट्स। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये मोनोसाइट होता है, ये भी न्यूट्रोफिल की तरह कार्य करता है, ये भी बाह्य प्रतिजनों से रक्षा करता है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि जो लिम्फोसाइट है वो भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भाग है लिम्फोसाइट के अंदर? एक है आपका बीटा लिम्फोसाइट, दूसरा है टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, लिम्फोसाइट्स। और तीसरा जो आपका रहेगा वो रहेगा NKC। इसका पूरी हेडिंग होती है नेचुरल किलर सेल। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि जो मोनोसाइट्स होता है वो भी एक बाह्य प्रतिजनों से रक्षा करता है, न्यूट्रोफिल होता है वो भी एक बाह्य संक्रमणों से सुरक्षा करता है, और तीसरा जो आपका होता है नेचुरल किलर सेल, जिसको हिंदी में कह सकते हैं प्राकृतिक मारक कोशिका। ये तीनों एक ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि बाहरी सूक्ष्म जीव या बाहरी प्रतिजनों से उसका सामना करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, प्रतिरक्षा का निर्माण
करते हैं। तो मुख्यतः आपको ये बातें पूछी जाएगी कि बताइए कि WBC के अंदर मुख्य कौन सी ऐसी 3 कोशिकाएं होती है जो सबसे पहले उन सूक्ष्म जीवों को हमला करने में माहिर होती है, उन सूक्ष्म जीवों में। तो सबसे पहले आपका आता है न्यूट्रोसिल, दूसरा आपका आता है मोनोसाइट्स, और तीसरा आपका जो लिम्फोसाइट्स के अंदर जो नेचुरल किलर सेल होती है। ये तीनों ऐसी कोशिकाएं होती है या तीनों ऐसी कणिकाएं होती है जो सबसे पहले बाहरी प्रतिजनों का सामना करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो ये तो विद्यार्थियों आपका हो गया WBC। और WBC का यदि मुख्य मोरल एक शब्द में कहे तो WBC बाह्य प्रतिजनों से शरीर की रक्षा करता है, मतलब संक्रामक होने से बचाता है। यदि किसी की इम्यूनिटी डाउन है तो उसका मतलब है कि उसकी WBC बहुत ही कमजोर है, क्योंकि प्रतिरक्षा हमेशा नियंत्रण किसके द्वारा होता है? WBC के द्वारा ही होता है। अब विद्यार्थियों तीसरी बात करते हैं, जो हमारा अंतिम रहेगा वो रहेगा तीसरा रहेगा प्लेटलेट्स। कौन सी रहेगी? प्लेटलेट्स, ठीक है ना। प्लेटलेट्स क्या होते हैं विद्यार्थियों? तो इसको हम बोल सकते हैं बिंबाणु। क्या बोल सकते हैं? बिंबाणु। और ये बिंबाणु को हम इंग्लिश में या इसका दूसरा नाम वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स ये तीसरा भाग होता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो प्लेटलेट्स होती है और इस प्लेटलेट्स के अंदर यदि कुछ बातें दी जाए तो ये भी केंद्रक विहीन होती है। क्या होती है? केंद्रक विहीन होती है। इसके अंदर भी केंद्रक नहीं होता है। लेकिन ध्यान देना विद्यार्थियों, इसका जीवन काल होता है वो लगभग आपके 10 दिन तक ही होता है। औसत जीवन काल होता है वो 10 दिन होता है, 10 दिन तक होता है। और रही बात विद्यार्थियों, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि प्रति घन मिलीमीटर में ये कितना होती है जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये लगभग 2.5 लाख से 4 या 4.5 लाख तक, 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर में होती है। आपने कभी देखा भी होगा कि जब आप मेडिकल जाते हो, बीमार पड़ते हो, तो उसमें CBC जांच करवाते हो, तो CBC जांच में 1, 2, 3 रिपोर्ट होती है। एक इसमें होती है RBC, एक होती है HB, एक होती है TLC, और चौथी आपकी होती है WBC, ठीक है ना। और WBC के अंतिम आपका होती है PLT। तो इसमें याद रखना कि उसके अंदर होता है मिनिमम और मैक्सिमम, कि इसके अंदर 2 आंकड़े होते हैं कि इसकी संख्या मिनिमम कितनी होनी चाहिए शरीर के अंदर, रक्त के अंदर, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए। तो ये जो प्लेटलेट्स होती है ये लगभग आपके न्यूनतम 2.5 लाख, किसी छोटे बच्चों के अंदर अलग होती है, बड़े बच्चों के अंदर लोगों के अंदर अलग होती है। 2.5 से 4.5 लाख एक मतलब औसत रहती है कि इसके बीच में जब रहती है तो कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि 2.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। तो ये आपका प्लेटलेट्स था। और मुख्य इसका विद्यार्थियों ध्यान देना कि इस प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है, तो आपने देखा होगा कभी कभी हमारे शरीर के अंदर उत्तक होते हैं या टिश्यू वगैरह, कभी कभी जैसे रुधिर वाहिकाएं होती है, किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें रक्त का क्या होता है? रक्त का स्राव होता है, रक्त का स्राव होता है। और उस रक्त के स्राव को रोकने के लिए कोई बाहरी पदार्थ की या कोई बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो समय रक्त के अंदर एक और बहता है, वो है प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स क्या काम करता है कि ये रक्त का थक्का जमाता है। रक्त का क्या जमाता है? थक्का जमाता है, रक्त का थक्का जमाता है। तो याद रखना विद्यार्थियों, क्वेश्चन सीधा टपकता है कि बताइए कि रक्त का थक्का किस कोशिका द्वारा जमता है। तो याद रखना विद्यार्थियों, प्लेटलेट्स, इसको बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं और इसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो विद्यार्थियों ये आज का जो टॉपिक था ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन में भी हमने रक्त पढ़ा और इसके 2 अन्य और भाग होते हैं, वो अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। और आज जो हमने पढ़ा वो रक्त पढ़ा। अगला जो टॉपिक होगा वो हार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और हार्ट से निकलने वाला रुधिर जो शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है और वो किस कारण जाता है, किस वाहिकाओं के द्वारा जाता है, और कौन कौन सी वाहिकाएं होती है, और जिनमें कौन सा शुद्ध रुधिर बहता है, किसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो उन चैप्टर के आगे हम अगले पार्ट्स में चर्चा करेंगे। आज के लिए ये इतना ही। और अब विद्यार्थी ध्यान देना कि ये आपके लिए जो क्लासें ऑनलाइन चल रही है
बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल, तो सभी विद्यार्थियों के सहयोग या सपोर्ट से हम इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत या कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, जब भी आप इस क्लास को वीडियो को देखते हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि हमें भी मजबूती प्रदान हो और आपको भी समय समय पर ये क्लासें मिलती रहेगी। और आने वाले दिनों में इस बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल पर एक विशेष क्लासें चलाई जाएगी जो एग्रीकल्चर के कनेक्टेड में है, जो बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ामों की आपको तैयारी करवाई जाएगी। भारत के तमाम स्टेट जिलों से जुड़े विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, जब भी आप इस चैनल को देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में हम बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे। और ये तो चल रही है 10वीं और 12th के बोर्ड एनसीईआरटी कोर्स की तो चल ही रही है, लेकिन विद्यार्थियों जितना आप ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना ही हम एक हाई एनर्जी के साथ वर्कआउट करेंगे। इसी के साथ आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मैं एसपी सर सभी विद्यार्थियों को पुनः आपको एक तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।